हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? भाई होप है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो अपना चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारा 11th क्लास का टॉपिक है। ये सब आपको पता ही है कि 11th का है, क्योंकि आप जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये नहीं पता तो भाई क्या ही कहूँ मैं। चलो, आज जो चैप्टर कर रहे हैं, इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था वो चैप्टर किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसकी वीडियो मैंने कल डाल दी थी और उसमें कहा था कि मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करवाऊंगी। अगला चैप्टर आप बताओ मेरे को कमेंट में कि मैं केमिकल बॉन्डिंग करवाऊँ या फिर केमिकल काइनेटिक्स करवाऊँ, कि 12th का करवा दूँ या फिर 11th का ही रेगुलरली चालू रखूँ। चलो, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने है ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं दी है कि ये मतलब कि सब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ाया है, बस थोड़ा सा यूँ पढ़ा दिया कि हाँ अगर क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो। नहीं, वैसे नहीं, बस ये आधे घंटे का या फिर 40 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर है, उससे ज़्यादा ये चैप्टर नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, तो पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल अभी मैंने यहाँ पे नहीं दिखाई है, पर आप देख लेना और फिर कर लेना, ठीक है। देखो, थिंग्स जो हमें याद रखनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो क्या क्या है। फर्स्ट जो है वो है कि ग्रुप 1 हम किसको कहते हैं? ग्रुप 1 को कहते हैं हम एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 11 को क्या कहते हैं? कोइनेज मेटल्स। ग्रुप 15 को पिक्टोजन्स। ग्रुप 16 को क्या कहेंगे? चल्कोजन्स। 17 को हेलोजन्स, और ये वाला इंपॉर्टेंट है हेलोजन्स वाला। और 18 को नोबल गैस और इनर्ट गैसियस या फिर नॉन रिएक्टिव। ठीक है, ये कहेंगे हम ग्रुप 18 को। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस चैप्टर में आपके साथ क्वेश्चन इसलिए 40 मिनट का है क्योंकि मैं इसमें आपको क्वेश्चंस नहीं करवा रही। क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, तब हमारे सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। और हाँ, इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, या फिर आप इंस्टा पे मेरे को डीएम कर देना, वहाँ पे मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट पूछना हो, कोई डिस्कशन करना हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। मेरे को पता है कोई डिस्क्रिप्शन देखता नहीं है, पर फिर भी एक बार देख के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। मतलब फॉलो मतलब डीएम कर लेना, फॉलो भी कर लियो। चलो, अब बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं इसके अंदर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करे एस ऑर्बिटल में, या फिर आउटर शेल एस ऑर्बिटल में एंटर करे, तो उसको कहेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी NS 1 से लेके 2। एस कहाँ से कहाँ तक? 1 या फिर 2 हो सकता है, ठीक है। N = 2। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। अगली एस ब्लॉक आ गया कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करे? पी ऑर्बिटल में, तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। इसकी जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मतलब पहले आउटर क्या होती है? मतलब ये 2s2 2p2, और जनरल शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 से लेके 6। तो N क्या हो सकता है? 2 से 7, ठीक है। N हो सकते हैं 2 से 7, P तो 1 से 6, ठीक है। चलो, P के ऊपर का जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगला आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ये होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर सकता है हमारे पास। कहाँ कहाँ एंटर कर सकता है? वो एंटर करता है डी ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसकी जनरल और GOSCC, इसका मतलब क्या होता है पता है किसी को? इसका मतलब होता है जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? N-1 डी कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 10 तक। NS 0 से 2, S0 या 0 0 1 2 हो सकता है, ठीक है। S का ऊपर का N तो 4 से लेके 7 हो सकता है। इसके अंदर 4 से लेके 7 हो सकते हैं। अगली बात करते हैं हम F ब्लॉक एलिमेंट्स की। F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर इफ़ लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा तो उसको हम कहेंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स। उसको हम क्या कहेंगे? F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसकी GOSEC क्या होगी? इसका होगा N-2 F 1 से लेके 14, N-2 F 1 से लेके 14 इंटू N-1
इंटू डी से डी ज़ीरो से लेके 1 इंटू NS2 NS2। एन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? एन हो सकता है हमारा 6 से लेके 7 तक। एन हो सकता है हमारा 6 से लेके 7 तक। बेटा ध्यान से सुनो, ये सारे जो टर्म्स है ना, ये ध्यान से सुनने वाले टर्म्स है, आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा। बेशक आप इनको बाद में रिवाइज करना ना करना, अभी सुन लो, आपको पक्का याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगली बात आती है एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? देखो, ऐसा डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल वेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, उधर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसके टाइप कितने होते हैं एटॉमिक रेडियस के? तो कितने टाइप होते हैं? 3। कोवलेंट रेडियाई, क्रिस्टल रेडियस और वंडरबॉल रेडियस। कोवलेंट रेडियाई, क्रिस्टल रेडियस और वंडरबॉल रेडियस। ठीक है, आ गया ये समझ में? चलो अगला आता है हमारा आयोनिक रेडियस। क्या आता है? आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि भाई देखो, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयन। आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयन के बीच में और न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं आयोनिक रेडियस। ठीक है, एटम के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे कि चल निकल तू इधर इधर कोई काम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? कैटायन बन जाएगा। उसके बाद उसको निकाल देंगे तो वो तो खुश हो जाएंगे ना कि कोई जैसे कोई भी ऐसा होता है ना कि किसी को भी नहीं पसंद रहता, तो उसको हम घर से निकाल देते हैं। जैसे नालायक बेटा है कोई, उसको घर से निकाल दिया तो वो घर वाले तो खुश हो जाएंगे ना कि चलो चला गया, अच्छी बात है, घर की शांति बनी रही, तो पॉजिटिव हो गई, कैटायन बन गया वो। एटम को अगर कोई और उसको घर में रख ले तो उधर शांति फैलाएगा, तो वो एनायन बन जाएंगे, उधर ऐड हो जाएगा। तो अगर वो तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही होता है, ये अगर किसी से चला जाता है तो उनको पॉजिटिव कर देता है, और किसी के पास चला जाता है तो उसको नेगेटिव कर देता है। ठीक है, अगली बात आती है कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो फर्स्ट क्या है? जो कैटायन होता है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं बट जो प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं। तो फोर्स पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है और साइज डिक्रीज होता है। फोर्स पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इंक्रीज, और साइज क्या होता है? डिक्रीज। ठीक है, तो Mg ग्रेटर देन Mg प्लस। देखो ये इससे बड़ा है, पेरेंट एटम सबसे बड़ा होता है, ये कैटायन इनसे छोटे, तो ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। ठीक है, ये हमारे क्या है? Mg Na और Al हमारे पेरेंट एटम्स है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। ठीक है, चलो देखो सेकंड जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो एनायन है वो लार्ज होता है पेरेंट एटम से। एनायन क्या है? उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया एनायन के पास, तो जो एनायन होता है वो लार्जर देन पेरेंट एटम होता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मोर होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। बट जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो प्रोटॉन है, वो सेम होता है इसके अंदर। तो जो फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगी? इसमें डिक्रीज करेगी, इसके अंदर क्या करेगी? डिक्रीज। तो जो एक्सपेंशन ऑफ शेल है वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेल का एक्सपेंशन हो जाएगा। हैंस O2 माइनस ग्रेटर देन O माइनस ग्रेटर देन O, लाइक I माइनस ग्रेटर देन I प्लस। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिन स्पीसीज के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। उनको हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि F माइनस Na प्लस और Mg2 प्लस। F माइनस के अंदर कितने होते हैं? 9 तो F के होते ही हैं फ्लोरीन के, एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तभी वो नेगेटिव आया,
तो कितने हो गए 10 हो गए। Na सोडियम के पास कितने होते हैं 11 होते हैं, तो प्लस यानी कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, चला गया, तो क्या हो गए कितने हो गए, एक चला गया, घर के फैमिली मेम्बर से 11 थे, एक चला गया तो कितने बचे 10 बचे, तो इसके भी 10 हो गए, इसके भी 10 हो गए थे। Mg2+ कितने होते हैं मैग्नीशियम के 12 होते हैं, तो 2 निकाल दे, 2 नालायक बेटे थे, दोनों निकाल दे, तो वो क्या हो गए Mg2+ यानी कि इसके अंदर भी 12 में से 2 गए तो कितने बचे 10 बचे, तो 10 10 10 हो गए, तो ये हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये एक दूसरे की, ठीक है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की ज़्यादा पॉजिटिव होंगी, अगर वो ज़्यादा पॉजिटिव होती है तो उनका साइज़ क्या होगा कम होगा, उनका साइज़ क्या हो जाएगा कम होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीदी इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि दीदी आप कभी मैम बोलते कभी दीदी बोलते, हाँ मेरा ऐसा ही है चलता रहा, छोड़ो ना, चलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। मेरे को पता है आधे बच्चों को पता भी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पर जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। ऐसी टेंडेंसी एटम की कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। तात्पर्य अर्थात इसका मतलब क्या है दीदी, इसका मतलब ये देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, कोई भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, एटम की ऐसी टेंडेंसी, एटम के पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, और वो भी किसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, वो भी किसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख दिया है मैंने, एफ सबसे बड़ी फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, पहले फ्लोरीन की सबसे बड़ी, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। चलो ये डिक्रीज होगी इधर जाते जाते। चलो अगला जो पॉइंट है वो क्या है भाई, रिमेंबर के लिए, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा और शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो जो देखो इनर शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होती है वो एक्सपीरियंस करती है लेस एट्रैक्टिव फोर्सेस को। वो किसको एक्सपीरियंस करती है, लेस एट्रैक्टिव फोर्सेस को। जो इनर शेल में और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है, तो वो एक्सपीरियंस करती है लेस एट्रैक्टिव फोर्स को। किसको रिप्रेजेंट करती है, वो किसको एक्सपीरियंस करती है, लेस एट्रैक्टिव फोर्सेस को। तो उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अगला आता है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या होती है, ये ऐसी एंथैल्पी होती है कि हमें है ना कोई भी ऐसी एनर्जी होती है, हमें ज़रूरत होती है ऐसी एनर्जी की कि हम है ना किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को उसके ग्राउंड स्टेट से बाहर निकाल सके, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को उसके ग्राउंड स्टेट से बाहर निकाल सके, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसी एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है कि हम किसी भी गैसियस एटम को, आइसोलेटेड गैसियस एटम को उसके ग्राउंड स्टेट से बाहर निकाल सके। देखो इसके अंदर क्या है, देखो Na गैसियस से Na+1+ इलेक्ट्रॉन, ये आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। रिमूव वन आफ्टर अनदर, मतलब पहले को रिमूव करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। जिसके आयोनाइजेशन एनर्जी की ये खासियत होती है, देखो भाई जैसे कि नियोन है, नियोन की कितनी होती है, कितना एटॉमिक नंबर होता है 10, मतलब वो इनर्ट गैस है ना नियोन, तो वो स्टेबल है, नियोन स्टेबल है। तो अगर उसके अंदर से हमें इलेक्ट्रॉन निकाल तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगी, तो इसके लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम जैसे कि नियोन, ठीक है, उसके अंदर से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम के अंदर से निकालेंगे तो ये
आराम से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो स्टेबल होना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना देना ही चाहेगा, तो उसको भी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी 3, फिर 2, फिर 1। अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और हम दोबारा निकालना चाहे तो वो तो स्टेबल हो गया, क्योंकि 10 हो गई उसके पास, स्टेबल हो गया। अब वो देने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करेगा, ना भाई एक दे दिया और ना दे सकता, मेरा सॉरी मेरी भाषा में आ गई, नहीं भैया मैं और नहीं दे सकता, बस मैंने एक ही दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता इसका, ये बहुत ज़्यादा मेरी दिक्कत कर देगा, फिर मैं अनस्टेबल हो जाऊँगा। अभी तो मैं स्टेबल बैठा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बस, बहुत ज़्यादा है। चलो सोडियम कहेगा फिर चलो अगला आता है फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाएंगे तो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। अगर हम साइज ऑफ एटम को बढ़ाएंगे तो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी अगर हम हमारे साइज ऑफ एटम को बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर कम करेंगे तो बढ़ेगी। ठीक है, आयोनाइजेशन स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि हाफ फील्ड है कंप्लीट। मैंने कहा था ना कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम है उसके पास 2, 8, 1 है, वो एक दे देगा, एक दे दिया तो उसकी स्टेबिलिटी इतनी है नहीं, क्योंकि स्टेबल थोड़ी है अभी वो, उसको तो अभी 7 एटम और चाहिए, फिर 2 तो नहीं 7 और चाहिए, तो 7 तो वो कैसे ला ही नहीं सकता, तो एक दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो वो स्टेबल होगा तो फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। और अगर वो एक है, एक को निकालने के लिए आयोनाइजेशन थोड़ी सी एनर्जी दे तो ना निकल जाएगा, एक ही है, ये तो वैसे भी चाहता ही है कि निकल जाए। चलो ठीक है, तो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, फुल्ली फील्ड है, कम्प्लीटली फील्ड है। ठीक है, अब देखो एस जो होता है वो बड़ा होता है, इसके अंदर पी उससे, डी एफ, डी उससे और एफ उससे। ठीक है, सबसे बड़ा होता है एस, फिर नहीं सबसे बड़ा, सबसे छोटा होता है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, सबसे बड़ा होता है एस, फिर उससे छोटा होता है पी, उससे छोटा डी, और सबसे छोटा होता है हमारा एफ ऑर्बिटल। ठीक है, अगली बात आती है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इसके अंदर ऐसा होता है कि ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऐड हो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड थी कि हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से, पर ये अपोजिट है कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन के अंदर क्या होता है, 2, 8, 7, तो 7 वो देगा या फिर एक लेगा। एक लेना उसके लिए स्टेबिलिटी को कब दिखाता है कि एक लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा अच्छे से, इनर्ट गैस आ जाएगी, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी ना उसकी तो बात बन जाएगी, तो इसलिए वो क्या है, एक लेगा, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके अंदर भी ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर साइज जितना ज़्यादा उतना कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम। ठीक है, अगर देखो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में आती है हमारी तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से निकाल देगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मतलब कम नेगेटिव में आती है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ आएगा, अगर वो पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगी, रिपल्शन मिल जाएगी।
ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर क्या है, एक है इसके पास, अब स्टेबल थोड़ी है, 11 है ना, एक है तो एक क्यों निकाल देगा, तो एनर्जी एनर्जी लेस लगेगी। तो अब ये फुली फिल्ड हो गया, स्टेबल हो गया, तो इसके निकालने के, इस इलेक्ट्रॉन को, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। ठीक है, Mg के अंदर स्टेबल नहीं है, स्टेबल है, ये स्टेबल है, लास्ट में 2 है, डुप्लेट है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पहले ही ज़्यादा लगेगी। ठीक है, देखो अब बात करते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। एनोमलस प्रॉपर्टीज क्या होती है सेकंड पीरियड एलिमेंट की, तो ऐसी प्रॉपर्टीज देखो, जैसे कि फर्स्ट मेंबर है हर ग्रुप का क्या शो करता है, एनोमलस बिहेवियर। हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर एनोमलस बिहेवियर शो करता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये स्मॉल साइज का होता है और हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, स्मॉल साइज और हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, देखो ये Li दे रखा है और B दे रखा है, Mg और Al। जो Li और Mg होते हैं ना, ये इनका क्या होता है, सिमिलर बिहेवियर होता है, और इनको हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। इनको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम पीरियड के अंदर, मतलब पीरियडिक टेबल में ऐसे जाएंगे, पीरियडिक टेबल में ऐसे जाएंगे तो इंक्रीज होगा, ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन भी एंथैल्पी भी ऐसे जाएंगे तो इंक्रीज, ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, इंक्रीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज, इंक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज, इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज और नीचे डिक्रीज। ठीक है, ये आएगा पेपर में पक्का। अब बात करते हैं IPSC नेम्स की। इसके अंदर क्या है, देखो डिजिट है, 0 दे रखा है, 0 का नाम क्या होगा, नील। एब्रीवेशन इसका N होगा, 1 का अन एब्रीवेशन U, 2 का बाई एब्रीवेशन B, 3 का ट्राई एब्रीवेशन T, क्वाड Q, पेंट P, हेक्स H। ये सब तो आप कर लोगे, पर 9 का देखो इन और E, इन और E। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है, एग्जाम्पल करते हैं। 101 को क्या लिख सकते हैं, अन नील अन ईएम। लास्ट में ईएम ज़रूर लगाएंगे, लास्ट में ईएम ज़रूर लगाएंगे, IUM पक्का पक्का लगाना है। 112 अन, 1 का मतलब अन, 1 का मतलब अन और बाई ईएम। ठीक है, तीसरा खुद करियो, वैसे मैंने आंसर तो लिख ही दिया है पर फिर भी कर लियो। चलो अगला आता है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसके अंदर क्या है, एलिमेंट जो है वो अरेंज होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। एलिमेंट्स किसके अंदर अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब कि पहले ये देखो, इसके अंदर क्या है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ। ये क्या होता है हमारा मॉडर्न पीरियडिक लॉ। इसके अंदर क्या है, 4-5 हमारे पास क्लासिफिकेशंस है। 4-5 क्या क्या है, देखो पहला क्या है, मतलब सारे साइंटिस्ट ने क्या क्या दे रखा है। तो फर्स्ट दे रखा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, सेकंड है दोबेरेनियर्स ट्राइड, थर्ड है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और फोर्थ है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं उसके एटॉमिक वेट के हिसाब से, अगर हमारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे हम उसकी एटॉमिक वेट के हिसाब से, तो उसका जो हर 8वां एलिमेंट क्या होगा, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी फर्स्ट एलिमेंट। समझे, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी फर्स्ट एलिमेंट। तो जस्ट लाइक म्यूजिक नोट्स, जैसे कि म्यूजिक नोट्स में था ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आ गया, तो ऐसे सेम टू सेम होगी। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अगला आता है हमारा दोबेनियर ट्राइड। उसके अंदर क्या होता है, जो देखो 3 एलिमेंट दे रखे हैं, लिथियम सोडियम पोटाशियम। इसने कहा था कि अगर हम तीनों को प्लस जो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दे और डिवाइडेड बाय 2 कर दे, मतलब इसका मीन ले आए, तो हमारा क्या आ जाएगा, सोडियम का एटॉमिक मास। तो आ गया ये 23 आ गया, तो ये होता है सोडियम का। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट वाज द मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2। मतलब कि एटॉमिक वेट मिडल एलिमेंट का क्या होता है, मीन होता है उन दोनों की।
ठीक है, यही बताया था अभी मैंने। अगला आता है मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, मेंडलीव ने क्या बताया था, तो ये बताया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो क्या होते हैं, पीरियडिक फंक्शन होते हैं उसके एटॉमिक वेट के। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो उसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उसके एटॉमिक वेट के। ठीक है, 9 तो वर्टिकल होते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, अगली बात करें मूजले की। मूजले क्या कहते हैं, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो उसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के। वो उसने कहा था एटॉमिक नंबर, और मेंडलीव ने कहा था एटॉमिक वेट। मेंडलीव ने कहा था एटॉमिक वेट। ठीक है, अगली बात करते हैं कोवलेंट रेडियाई की। कोवलेंट रेडियाई क्या होता है, देखो कोवलेंट रेडियाई का मतलब होता है जो दो न्यूक्लियाई बॉन्ड दे रखे हैं, दो न्यूक्लियाई बॉन्डेड दे रखे हैं जो कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। ठीक है, उनका जो हाफ होगा, डिस्टेंस उनका आधा होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, कोवलेंट रेडियाई। जैसे कि ये दे रखा है उनका आधा, ये डिस्टेंस जो है ना वो क्या है, कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, अगला आता है क्रिस्टल रेडियस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम इन ए मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर में दो एडजेसेंट एटम्स है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल रेडियस। अगला आता है वंडरवॉल्स रेडियस। उसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, देखो जो न्यूक्लियाई ऑफ दो नॉन बॉन्डिंग नेबरिंग एटम्स है, मतलब कि दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, जिस दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के दो नॉन बॉन्डिंग न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई मतलब नेबरिंग एटम्स है, उनका आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वंडरवॉल। देखो ये दे रखे हैं दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच के जो नॉन बॉन्डिंग न्यूक्लियाई का है, इसका आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, हाँ देखो ये दो एडजेसेंट, वापिस से दिखा रही हूँ, आपको लगा दिखा नहीं शायद, इनके बीच के न्यूक्लियाई का ये डिस्टेंस, ये इसका आधा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वंडरवॉल रेडियस। अब देखो ये आर वंडरवॉल ग्रेटर देन आर क्रिस्टल, मतलब रेडियस ऑफ वंडरवॉल का ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ क्रिस्टल से, और उससे ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ कोवलेंट से। तो यहाँ पे हमारा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ये ऑफ एलिमेंट से, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। 3-4 इसके मैंने क्वेश्चंस लिख रखे, वो अभी करवा देती हूँ, बट इसका अलग से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं और एडवांस में भी आते हैं। एडवांस में तो हालांकि अभी इतने आए नहीं है, एक 2017 में और एक 2020 में आया था, जितना मैंने अभी तक देखा है। मैं इसके क्वेश्चंस करवा दूँगी आपको। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, 3-4 मैंने लिख रखे हैं, जो राइटिंग देख लियो भाई। आईपीएससी नेम लिखना है। 106 का क्या होता है, अन, नील, अन 1 का 0 का नील और 6 का हैग्स, हैग्स ईयम, ईयम लगाना मत भूलियो, नहीं तो तुम्हारे ज़रूर -1 लग जाएगा। 102 अन, फिर नील, फिर बाय ईयम। ठीक है, अगर अब बात करें दीदी बाय है तो डबल आई होना चाहिए, नहीं एक ही आई आएगा बस, वो कैसे भी आए। ठीक है, एक ही आएगा। चलो अगले आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन इंक्रीजिंग आयन साइजेस, इंक्रीजेज आयनिक साइजेस के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा क्या है, N3-, उसके बाद हमारा क्या है, O2-, उसके बाद F-, उसके बाद Na+, फिर Mg2+। सबसे बड़ा तो यही हो गया, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें बताना है कि क्यों, वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है क्लोरीन से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है क्लोरीन से। क्यों, क्योंकि जो F है उसका स्मॉल साइज होता है और वहाँ पे रिपल्शन भी होती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की तरफ। F का क्या होता है, स्मॉल साइज होती है और वहाँ पे रिपल्शन भी होती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट मैग्नीशियम, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन मैग्नीशियम। यस, देखो मैंने अभी पढ़ाया था आपको अभी कि सोडियम की देखो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे 2 8, एक को हम रिमूव कर देंगे
तो रिमूव करेंगे तो एक तो जल्दी से रिमूव हो जाएगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उसके अंदर हमें क्या लगेगी, कम लगेगी, इजीली हो जाएगा। बट उसके बाद रिमूव करने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, और वो भी 8 वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, ऑक्टेट वाली में। तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए होगी, हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब मैग्नीशियम में तो वो स्टेबल है पर वो डुप्लेट है, उधर क्या है, ऑक्टेट नहीं है, डुप्लेट है, वहाँ पे भी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। बट वहाँ पे हमें सोडियम की जो स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्टेट आ गया था, इधर क्या आ गया था, सोडियम का ऑक्टेट आ गया था, तो ऑक्टेट ज़्यादा स्टेबल है डुप्लेट से, तो इधर ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, इधर कम होगी। यही रीज़न है कि उसका ऑक्टेट इसके पास डुप्लेट है। देखो इसके अंदर, क्योंकि सोडियम के अंदर ये इजीली चला जाएगा, पर ये स्टेबल है, सेकंड टाइम ये इजीली रिमूव नहीं होगा। ये भी स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन हार्ड होगा, पर ये क्या है, डुप्लेट है। तो जो सोडियम की है वो सेकंड वाली ज़्यादा होगी मैग्नीशियम की फर्स्ट से, यही पूछा था। अब ये जो लास्ट चीज़ है ये बता रही हूँ मैं आपको कि मेटलोइड क्या होते हैं, मेटलोइड में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो देखो ये 80 तक सब जर्मन पहुँचे, 80 ते सब जर्मन पहुँचे, ठीक है, इसको कहेंगे हम मेटलोइड। ये याद कर लो, AS, SC, TE, SB, GE और PU, ये आ सकते हैं कि कौन से मेटलोइड्स होते हैं, ठीक है। चलो बेटा, आज हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे आगे हम जो चैप्टर करेंगे या तो केमिकल बॉन्डिंग करेंगे या फिर केमिकल काइनेटिक्स। कल जो आपका लेक्चर आएगा आप मेरे को बता देना। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ भाई, अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। मैं तो दूंगी जब तक आपका JEE एडवांस का नहीं होगा, उसके बाद मैं आपकी और भी तैयारी करवाऊंगी, और सभी सब्जेक्ट्स की, मतलब 10th की भी और भी सारी सबकी, वन शॉट के अंदर ही, ठीक है। तो अगला जो हमारा है वो लेक्चर होगा, अब केमिस्ट्री का दे दिया ना मैंने, अगला आपका आएगा मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का किसका, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का आएगा। चलो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।